नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चुनाव आयोग अपने ही दिए चैलेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2017 में चैलेंज दिया था कि ईवीएम हैक करके दिखाइए। अब चुनाव आयोग ने तो सोचा था कि कोई चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, विपक्ष को उन्होंने चैलेंज दिया था, लेकिन पेच तब फंस गया जब सीनियर वकीलों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और कह दिया कि हम आपको ईवीएम हैक करके भी दिखाएंगे और सारी धांधली सामने भी ला देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम देने को ही तैयार नहीं है। उल्टा जो वकील ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, उनको पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है वो इग्नोर कर रहा है। चुनाव आयोग से ईवीएम मशीनों की मांग की जा रही है, लेकिन जिन वकीलों ने मांग की उन्हें बसों में भरकर हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हिरासत से निकलने के बाद ये वकील शांत नहीं बैठते, बल्कि जंतर मंतर पर पहुंचकर लाइव वीवीपैट हैक करके दिखाते हैं। और जिन वकीलों ने ये आंदोलन शुरू किया है उनमें से सबसे सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं महमूद प्राचा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मुझे बुलाने के सर लिए। जी तो सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप जब 5 तारीख को जंतर मंतर से निकलते हैं, कुछ दूरी पर पहुंचते हैं और बसों में भरकर आपको ले जाया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, आखिर चुनाव आयोग को किस बात का डर है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिरासत में हमें नहीं लिया गया था, हमें अगवा किया गया था, अबडक्ट किया गया था। जबरन उठा के, कानून तोड़ के पुलिस के अधिकारियों ने एक अपराध किया था उसने, और इसीलिए उसको किसी भी हालत में डिटेंशन या लीगल कस्टडी कहा ही नहीं जा सकता, वो एक अपराध था। दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर ये अपराध नहीं कराया था, ये अमित शाह साहब ने अपराध कराया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह साहब के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और अमित शाह साहब होम मिनिस्ट्री के सर्वे सर्वा हैं, मतलब हेड हैं होम मिनिस्ट्री के। तो इसीलिए ये काम अमित शाह साहब ने, ये अपराध अमित शाह साहब ने करवाया था। हमें ऐसा अंदेशा है अब, क्योंकि चुनाव आयोग को हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, हमारे 5 तारीख को अबडक्ट कराने के बाद चुनाव आयोग ने जयराम रमेश जी की चिट्ठी का जवाब दे दिया जी। अब वो गलत दिया या सही दिया, या बहानेबाजी बनाई, या ऐसी बहानेबाजी बनाई जो बिल्कुल तथ्यों से दूर है। और कोई सभी लोगों के सामने ये बात आ गई कि चुनाव आयोग या तो किसी बहुत बड़े दबाव में है, या इतनी बड़ी जो गड़बड़ी हो रही है उसको ढकने के लिए, छुपाने के लिए पूरी तरीके से कार्यरत है। ये दोनों चीजें दुनिया के सामने आ गई जयराम जी की जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। लेकिन हमारी चिट्ठी को देखिए, ये हो सकता है कि जयराम रमेश जी की चिट्ठी का जवाब उन्होंने इसलिए भी दिया हो कि उन्होंने सिर्फ मिलने का टाइम मांगा था, और हम लोगों ने तो सीधे सीधे एक ऐसी मांग की थी जो कि खुद इलेक्शन कमीशन ही चाहता है। वो ओपन चैलेंज कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही नहीं था, वो तो ओपन चैलेंज पूरी जनता के लिए था। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज अगर, और वो चैलेंज आज तक ओपन है, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये कह दिया हो कि वो चैलेंज सिर्फ 17 में कुछ 1 महीने के लिए था, 2 महीने के लिए था, वो ओपन है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये कह दिया हो, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहा है, इनडायरेक्टली तो हम महसूस कर पा रहे हैं कि उसके बाद ईवीएम मशीनें और अनसिक्योर हो गई हैं, इसलिए हम दिखाना नहीं चाहते। उस टाइम फिर भी शायद थोड़ी बहुत कम हैकिंग का चांस था, प्री प्रोग्रामिंग का चांस कम था, हालांकि ऐसा टेक्निकली बात ठीक नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की जो कारगुजारी है, जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो रिएक्शंस दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का और जनता का, उससे ये बात साफ नजर आ रही है कि अब चुनाव में 17 के बाद और भी बड़ी धांधली हो रही है कि चुनाव अपना वो ओपन चैलेंज जो अभी तक खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है, उस पर भी अमल नहीं कर रही। एक तो ये संभावना है। दूसरी संभावना यह है कि चुनाव आयोग में कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चलने की राह पे निकल पड़े हो, क्या पता।
और वो उन्होंने मन बना लिया हो कि ईवीएम मशीन जो है हमें दे देनी है, और इस बात की खबर हमारे सबके जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, राजनीतिक चाणक्य अमित शाह जी कहते हैं, तो उनको भनक लग गई हो, तो उन्होंने हमें इलेक्शन आयोग तक, चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं दिया और इतनी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी करवा के हमें एक तरीके से अगवा करके जबरदस्ती कानून को तोड़कर अपराध करके पुलिस के अधिकारियों ने हमें चुनाव आयोग के सामने तक नहीं जाने दिया। तो उससे मेरा शक और गहरा गया कि शायद चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं मन बना रहा है, मन बनाना चाहता है कि उसको ये ईवीएम मशीनें हमारे हवाले कर देनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा चुनाव आयोग चाह रहा है, ऐसा भी हमें लग रहा है। और इसके बाद जैसे हमें बंधक बनाया था गैर कानूनी तरीके से, हमें ऐसा शक है पूरा पूरा कि चुनाव आयोग के भी उन ईमानदार अधिकारियों को एक तरीके से बंधक बनाया हुआ है अमित शाह जी की पुलिस द्वारा। ऐसा हमारा शक भी है और ऐसा हमारा आरोप भी है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप इस सरकार के रवैये को अच्छी तरह से जानते हैं। किसान जो है सड़कों पर थे लगभग 1 साल तक। उसके बाद आपने देखा कि कैसे पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, और उसके बाद फिर ट्रक ड्राइवरों ने भी प्रदर्शन किया। हालांकि यहाँ पर तो सरकार केवल 2 दिन में ही बैकफुट पर आ गई, लेकिन जिस तरह से पहले के आंदोलन आपने देखे उसके लिए काफी समय लिया है सरकार ने। तो क्या आपको लगता है कि आपने चुनाव से ठीक पहले ये मुहिम शुरू की है तो क्या कुछ रंग लाएगी? देखिए, रंग लाएगी ऐसा पूरे मन से ना कहना बिल्कुल गलत होगा। ये रंग नहीं लाएगी, ऐसा ही होगा। देश की जनता, आपके चैनल ने हमारा पहले भी इंटरव्यू लिया है, हमारे बारे में खबरें भी छापी हैं और चलाई हैं, सॉरी। तो आप और आपके दर्शक मेहरबानी करके जो कमेंट्स आ रहे हैं जनता के आपकी न्यूज पे और हमारी दूसरी जितनी भी वीडियोस सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि हम वो जो क्रिमिनल मीडिया है जो अडानी साहब ने खरीद रखी है, अंबानी साहब ने खरीद रखी है, हम उसके सामने तो हम खुद ही नहीं जाते, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है और वो खुद भी इसी प्रकार का रवैया अपनाते हैं कि वो, जैसे आप मुझे बोलने दे रही हैं अभी, अगर मैं कोई आपकी बात को काटूंगा और आपको निरुत्तर भी करूंगा किसी आपके कड़वे सवाल पे, तो आप मेरा फेडर डाउन नहीं कर देंगे, मेरी आवाज बंद नहीं कर देंगे। तो ये आप ईमानदार पत्रकार हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। तो वो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, फेडर डाउन कर देंगे, एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे, जैसे आपने अभी मुझे एक्सपर्ट समझ के बुलाया, तो आप मेरी बात ज्यादा सुन रही हैं, अपनी बात कम कर रही हैं। एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, फिर एक तरीके से डंडा लेके उन्हें पीटेंगे। ये पत्रकारिता होती है। तो इसलिए हम उन क्रिमिनल्स के पास जाते नहीं हैं। जिस दिन उन क्रिमिनल्स में इतना हौसला, जुर्रत और कैरेक्टर और इंटेलिजेंस आ जाए कि वो आपकी तरह एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सके, तो मेरा ओपन चैलेंज है कि सारे के सारे क्रिमिनल्स एक साथ आ जाए, 1 घंटे 2 घंटे की डिबेट कर ले मुझसे, या एक एक करके आ जाए, लेकिन उन्हें पत्रकार बनना पड़ेगा। जैसे आप पत्रकारिता कर रही हैं, मुझे एक्सपर्ट समझ के बुलाया है तो मुझसे ज्यादा सुनेंगी और अपनी बात कम रखेंगी। एक बात, अगर मैं आपकी बात को किसी को काटता भी हूं तो आप मेरा फेडर डाउन नहीं करेंगी और मतलब माइक बंद नहीं करेंगी। ये बुनियादी बात होती है। अगर ये तैयार हैं, ये देश के सारे क्रिमिनल जर्नलिस्ट, तो हम तैयार हैं। हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, तो हमें तो किसी बात का ना अपने ऊपर शक है ना उनके ऊपर शक है। वो बेईमान है, हम ईमानदार हैं, सीधी सीधी बात है। तो अब मैं वापस टॉपिक पे आता हूं। तो ये ऐसी मुहिम है जो देश बचाने के लिए, अगर देश ही नहीं बचेगा, और देश कैसे बचेगा, जब जनता की आवाज से पार्लियामेंट चुनी जाए, जब जनता की आवाज से असेंबलीज चुनी जाए, जब जनता की आवाज से उसके नुमाइंदे चुने जाए जी। अगर इसी को खत्म कर दिया गया तो फिर देश नहीं बचेगा, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम संविधान पे कोई आंच नहीं आने देंगे, हम इलेक्शन कमीशन पे कोई आंच नहीं आने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इसीलिए हम, जैसे अब अगले हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे, तो अब इलेक्शन कमीशन की रक्षा करने के लिए होंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ऐसा दबाव, ऐसा आयरन शिकंजा जकड़ लिया है। एक तो अपॉइंटमेंट भी
ऐसे करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को निकाल दिया, अपनी जेब के ही अपॉइंटमेंट करने का भी प्रावधान बना लिया। लेकिन अगर जेबी आदमी में भी कभी कोई ईमानदारी का कीड़ा न लग जाए, उसके लिए उनको बंधक भी बनाते हैं। तो ये डबल एज जो सोर्ड चला रहे हैं अमित शाह जी और मोदी जी, उसको चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, देश का बहुत बड़ा नुकसान करता है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमने सुना कि कल जिस तरह से जंतर मंतर पर जब आप प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपने ही मंच से एक बात कही थी कि 22 जनवरी को, जैसा कि आप जानते ही हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उस दिन बहुत बड़े इवेंट की तैयारी है, काफी कुछ होने जा रहा है। तो उस दिन आपने कहा है राम मंदिर को लेकर आपने 22 जनवरी को लेकर कुछ आह्वान किया है वकीलों से, वो भी आप बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। नहीं, मैंने सिर्फ वकीलों से आह्वान नहीं किया है, मैंने प्रधानमंत्री साहब ने हमारे जो एक आह्वान किया था, मैंने उस आह्वान को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और एक तरह से उनका समर्थन भी किया है प्रधानमंत्री जी का। हालांकि मैं ऐसा बहुत कम करता हूं, लेकिन अगर किसी चीज में से भी देश के हित में कोई भी अच्छी बात निकल सकती है तो हमें वो अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए। तो मोदी जी ने ऐसा आह्वान किया है, मुझे पता लगा है कि 22 जनवरी को देश के सभी नागरिक, सभी धर्मों के मानने वाले अपने अपने धार्मिक स्थलों पे जाके उसकी सफाई करें, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, दिए जलाएं। ऐसा कुछ आह्वान किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपने भी देखा होगा वो। जी जी, दिवाली मनाने का आह्वान किया है उन्होंने। जी जी, तो अब मेरा उसमें प्रधानमंत्री जी की जो बात है उसको आगे बढ़ाते हुए ये मैं आह्वान कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की बात को समर्थन करते हुए, जाएं सब, जो भी उनके आराध्य हैं और जिसकी भी वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, जिसके आगे सर झुकाते हैं, वो एक यूनिवर्सल ताकत जो ऊपर वाला है, किसी भी नाम से बुलाया जाए, जिस भी पूरे देश के लोग जब जाएंगे ही मोदी जी के आह्वान पे, तो मेरे आह्वान पे ये दुआ, प्रार्थना या गुजारिश ऊपर वाले से करें कि हमारे देश में सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन में ये सच्चाई की भावना डालें कि चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। ये प्रार्थना करें पहली। इससे तो मोदी जी के आह्वान में कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका आह्वान खत्म, गए, सफाई की, मनाई दिवाली, लेकिन प्रार्थना हमारी माने। उसके बाद एक और प्रार्थना करें कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले, ऐसी सरकारें मिले जो झूठ नहीं बोलती हो, संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते हो। ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना मिले जो अपनी चेस्ट मेजरमेंट्स के बारे में, छाती की मेजरमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताए, झूठ ना बोले। मतलब ये झूठ ना बोले कि चाइना ने हमारे देश की 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी है। ऐसा बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी ना आए हमारे देश में। कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आए नहीं। अगर कोई प्रधानमंत्री 15 लाख का वादा करे तो 15 लाख दे दे, अगर कोई प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा करे तो वो दे दे, झूठ ना बोल पाए। अगर वो ये कहे कि मैं बेरोजगारी हटा दूंगा, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा, 10 साल में मैं ये कर दूंगा, सबको घर दिलवा दूंगा, तो वो दिलवा दे, झूठ ना बोल पाए। आप सबने एक शायद फिल्म देखी होगी, आपके दर्शकों ने, अंग्रेजी में भी आई थी वो, लायर लायर, और शायद हिंदी में भी आई थी उसका एक वर्जन। तो उसमें एक बच्चा था जो ऐसी एक विश करता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत झूठ बोलते थे, ऐसा उस फिल्म में दर्शाया गया उसके पिताजी। तो वो ऐसी एक विश मांगता है कि मेरे पिताजी सिर्फ 24 घंटे तक झूठ ना बोल पाए। तो मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि ये दुआ मांगे कि हमारे देश में कोई भी एमपी एमएलए या हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, निर्वाचित, हमारा जिसको मैं नौकर कहता हूं और वो नौकर हैं भी सब, कोई भी हमारा संवैधानिक पद पे बैठा, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, आजकल तो होम मिनिस्टर साहब को ज्यादा नमस्कार करना पड़ता है, होम मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, कोई भी संविधान की दायरे से बाहर जाके काम ना करे और झूठ ना बोले कभी भी। ये एक विश लिस्ट हम एक छोटे बच्चे की तरह साफ हृदय से, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, 22 जनवरी का फायदा उठाएं। अब हम सब जा ही रहे हैं, मोदी जी ने कहा है तो जाएंगे ही।
तो ये भी फायदा उठा ले, क्योंकि सिर्फ दिवाली में भी तो कुछ दुआ मांगते हैं ना सब, प्रेयर करते हैं, वो मांगते, तो ये सारी दुआएं भी मांगी जाए कि सरकार के लोग, सरकारी अधिकारी हमारे साथ धोखाधड़ी, दगाबाजी, फ्रॉड ना करें। उनको ऊपर वाला ऐसा एक उनके ऊपर वो बंदिश लगा दे कि वो झूठ ही ना बोल पाए, जब तक पद पे रहे, जिस सीट पे रहे, झूठ ना बोल पाए बस। तो ऐसी दुआ मैं चाहता हूं सब करें। उससे देखिए अब फायदा कितना होगा। प्रधानमंत्री जी या तो ये बताएंगे कि 2000 किलोमीटर चाइना खा गया, अगर झूठ बोलने की शक्ति खत्म हो गई। नरवाने साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, देखिए कितने दुख की बात है, मैं तो थोड़ा लाइटली बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग इतनी बातें सख्त और दुखी मन से कहते कहते इतना वो हो गए, थोड़ा एक बात भी पहुंच जाए लोगों में और एक अच्छे ढंग से पहुंच जाए। एक नरवाने साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, आर्मी के चीफ थे, उन्होंने गलवान वैली के बारे में ये कहा है कि जब हमने पूछा रक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछकर हमें फ्री हैंड दे दिया। उसके बाद हमने मार मार के चाइनीज फौज को निहत्थे हाथों से भगा दिया और उसमें 20 शहादतें हुई, लेकिन हमने चाइनीज जो हमसे कहीं ज्यादा बड़े नंबर में थे, हथियारों के साथ थे, हमने उनको खाली हाथों से मार मार के भगा दिया, हथियारों समेत उनको। ये है भारत देश की सेना। तो हम ये देखिए, फिर कोई प्रधानमंत्री ऐसा झूठ नहीं बोल पाएगा। जब प्रधानमंत्री साहब ने और रक्षा मंत्री जी ने हमारी सेना को ये आज्ञा न दी कि 2000 किलोमीटर जगह ले आओ या ना ले जाने दो, आज्ञा लेते हैं ना, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप है, सेना बड़ी डिसिप्लिन तरीके से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से तो परमिशन लेके काम करती है। तो ऐसे प्रधानमंत्री ऐसा झूठ ना बोल पाए कि उन्होंने परमिशन नहीं दी सेना को चाइना को खदेड़ने की 2000 किलोमीटर से आज तक, और दुनिया में बोले ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आए, ऐसे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कभी ना आए। सेना के नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर होते हैं, उन्होंने ये कहा है अभी कुछ दिन पहले कि हम पीओके वापस लेने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप हमें आज्ञा देगी तो वो तैयार है। इतनी ओजस्वी बहादुर सेना के बावजूद अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा आता है जो उनको इजाजत नहीं देता, तो ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आए। हमारी 80-20 का चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ऐसा प्रधानमंत्री कोई ना आए जो फिर भी चाइना से दोस्ती कर रहे हैं पीछे से, अपने जो गुजराती बिजनेसमैन है ना उनके साथ मिलकर चाइना से दोस्ती करने वाला प्रधानमंत्री कभी ना आए। ये तो दुआएं कर सकते हैं हम। तो मैं ये कह रहा हूं, पेट्रोल के दाम बढ़ाने वाला, जबकि दुनिया में पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री कभी ना आए। ये तो दुआ कर सकते हैं। हमारे देश में अग्निवीर, ओआरओपी का जो वो है, जो एडहॉक की अपॉइंटमेंट्स हैं, हमारे देश में जो टीचर्स, एक हमारी सहयोगी हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, पंजाब की कन्वीनर है रितु सिंह, वो 150 दिन होने को आ गए अभी। वो उनको फर्जीवाड़ा करके उनकी नौकरी छीन ली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बड़ी प्रिंसिपल और वाइस चांसलर ने, झूठे डॉक्यूमेंट बना। ऐसे प्रधानमंत्री ना आए जो इस प्रकार की कार्रवाई कर पाए। ये और उनको मेडल दिए जा रहे हैं, लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मंत्री हमारे देश में कभी ना आए। ये तो हम दुआ कर सकते हैं, 22 का फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, सबसे आह्वान है कि 22 तारीख को ये दुआएं अगर आप सबको उचित लगती हैं तो ये करें। कोई भी अधिकारी जो संविधान की शपथ लेके किसी भी पद पे बैठता है, वो झूठ बोलने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, उसकी शक्ति खत्म हो जाए झूठ बोलने की, संविधान तोड़ने की शक्ति खत्म हो जाए। ये दुआ भी सब लोग हम मिलकर करें उस दिन। ये बहुत अच्छी बात है कि सर आपने, और इसके साथ ही आपने एक एक करके सारी गलतियां भी याद दिला दी मोदी सरकार की। और वहीं अगर हम बात करें सर ईवीएम को लेकर, जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं तब से जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष की जो नेता है वो भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा दिग्विजय सिंह है, चाहे वो बड़े बड़े नेता है, सभी ने सवाल खड़े किए हैं। तो क्या आपकी इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से बातचीत हुई और क्या आपको लगता है कि उन्हें भी आपके साथ आना चाहिए? देखिए, हम लोग तो देश की जनता है, वो भी जनता का हिस्सा है, बल्कि वो नुमाइंदे हैं जनता के। और नुमाइंदे भी ऐसे नुमाइंदे हैं, एक तो जो नुमाइंदे होते हैं हमारे वो सरकार में होते हैं। जैसे ही कोई भी पार्टी, देखिए ये एक बुनियादी बात है डेमोक्रेसी की, सबसे बुनियादी बात ये, जैसे ही कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह सरकार बना ले देश के सभी नागरिकों का,
सभी नागरिकों का ये पहला फर्ज होता है कि इस सरकार को दूरबीन लेके, माइक्रोस्कोप लेके परखे, जांचे, और अगर वो इतनी सी भी गलती करे तो वो पॉइंट आउट करे। और विपक्ष इस भूमिका को निभाने का जो संस्थात्मक जो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, मतलब विपक्ष जो होता है भारत का, विपक्ष के जितने भी लोग हैं, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, वो सब एक जो संस्थानिक, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टेमिक एक्चुअली तरीका होता है इस बात को पूरा करने का कि सरकार कोई गलती ना करे। जी। तो उन लोगों की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में जितनी सरकार की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो इतने बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी मर्यादाओं में रह, चिट्ठियां लिख रहे हैं, एक ये मर्यादित तरीका होता है। अब ये वाले एक ये भी है कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे ना है जो 150 एमपीज को धक्के मार मार के पार्लियामेंट से निकाल के बिल पास कराएं। तो ऐसा भी देश में हो रहा है। तो ये विपक्ष के जो लोग हैं वो सरकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। तो वो लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं। हम लोग बेशक, वो लोग, हमें बहुत सारी पार्टी के लोग आए भी थे, जैसे आरजेडी के लोग आए, कई सारी पार्टीज के बहुत सारे लोग आए थे उसमें। हमें नाम गिनवाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत सारी पार्टीज के लोग आए भी थे, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे थे। वो सम्मानीय है। वो एक बहुत अहम ड्यूटी देश को मजबूत करने के लिए विपक्ष निभाता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसमें। तो इसलिए वो लोग दिल से साथ हैं हमारे, और धीरे धीरे करके मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि वो भी जनता की इस आवाज को सुनकर, पहचान कर कि ये अब विपक्ष की आवाज नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन हार रही हैं उनकी आवाज नहीं है, ये जनता कह रही है हम हार रहे हैं। तो विपक्ष की पार्टियों की, मैं समझता हूं अब ज्यादा बेटर पोजीशन होगी कि वो इस आंदोलन को बड़े लेवल पे ज्वाइन करें, क्योंकि ये वो नहीं कर रहे हैं कि जी ऐसा जो अभी ये झूठे इल्जाम अपने क्रिमिनल मीडिया के थ्रू लगवाते हैं कि हार गए तो अब रो रहे हैं। अब विपक्ष की पार्टियां नहीं रो रही हैं, हम लोग रो रहे हैं कि भैया हमारे साथ लूट हो गई, आम जनता के साथ लूट हो गई। तो हम विपक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि आम जनता की रक्षा के लिए आप सामने आओ, उनकी आवाज। लेकिन आप लोग तो गुहार लगा रहे हैं और ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं जो चुनाव आयोग है उसने तो साफ तौर पर कह दिया है चिट्ठी का जवाब देते हुए कि 3 लेयर सिक्योरिटी होती है और काफी ज्यादा सख्त नियम होते हैं, कोई जा नहीं सकता, उसे कोई हैक नहीं कर सकता। तो फिर आखिर आप लोग इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? देखिए, एक जज लोया साहब का एग्जाम्पल है पूरे देश के सामने। अब उसके सच्चाई क्या है, सच्चाई जो भी है या नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है, एक परसेप्शन बन गई है पूरे देश में कि जजेस भी सुरक्षित नहीं है। वो परसेप्शन सही है या गलत है, उसके बारे में मतभेद हो सकते हैं। उस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो उस पर नहीं जाता मैं। उसके अलावा देश में जो व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी प्रेस का, ईमानदार प्रेस का मतलब वो क्रिमिनल मीडिया नहीं, आप जैसी प्रेस, कोई एक इंटेलेक्चुअल हो, वो अगर अपनी संवैधानिक ड्यूटी जो सब नागरिकों की है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना है, ये ड्यूटी है सबकी, उसको निभाने की चेष्टा करता है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज, एनआईए, ये सब अपने सब काम छोड़ के उनके पीछे लग जाते हैं। तो और कितने सारे अधिकारियों को भी जो ईमानदार अधिकारी हैं, मैं एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार अधिकारी हैं देश के, और उनकी मिसाल दी जाती है ईमानदारी की, संजीव चतुर्वेदी साहब, मैं उनका वकील भी हूं जी। उनको पूरी सरकार के तंत्र लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी खुद नोटिंग चढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ, ये हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री। तो ईमानदार व्यक्ति के साथ क्या होता है, मतलब उनको पनिशमेंट, उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार, हमले, पता नहीं झूठे केस क्या क्या नहीं हो चुका संजीव चतुर्वेदी के साथ। तो ये एक भ्रांति और माहौल पूरा बना हुआ है जो हमें ये दिखाता है कि हमारे 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मजबूर होकर सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी कि हमें बचाए जनता। 2018 में जस्टिस कौल साहब अभी रिटायर हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे ये उम्मीद ना करे जनता,
और विपक्ष की पार्टियां कि हम विपक्ष का रोल अदा करेंगे। विपक्ष का रोल तो उनके जो शब्दों में मैं पढ़ पा रहा हूं, सड़क पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, वो आप करो, हमसे क्यों उम्मीद करते हो, सारे काम हम कर देंगे विपक्ष के। तो ये जब इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग ये बात कह पा रहे हैं इतने दबाव के बावजूद, तो आप समझ सकती हैं कितनी दबाव अमित शाह साहब और मोदी जी ने और आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में दबाव और डर हर एक मन में कूट कूट के भरा हुआ। हम ये भी इसीलिए हमने कल ऐलान किया था कि अगर विपक्ष के लोगों को, हमने बहुत बड़ी वकीलों की टीम बनाई है हमारे साथ, फैमिली मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन में खासतौर पे भानु जी और हम सब ने मिलकर, कि जिन्होंने ये अब बीड़ा उठाया है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, इन सब के जो ये इलीगल एक्टिविटीज हैं, देखिए चुनाव का टाइम आ गया, 2-3-4 महीने बचे, अब अपराधियों को पकड़ने 4 महीने रुके भी जा सकते हैं ना, आप वो आचार संहिता लग जाती है, तब भी तो नॉर्मल एक्टिविटीज थोड़ी रुकती है ना। पुराने केस लेके ऐसी कौन सी अर्जेंसी आती है कि आज ही सारी रेड्स करनी है, और वो भी विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ। अडानी जी के खिलाफ कोई रेड नहीं करनी, जबकि उनके तो जो पोर्ट उनके पास है उसमें से इतनी बड़ी ड्रग हॉल हो चुका है, इतने सारे मात्रा में ड्रग्स मिल चुकी है। तो ये क्या तरीका है, 4 महीने रुक जाओ भाई। तो हमने ये ठाना है, और वो भी पुराने केसेस में। आज कोई अपराध करते हुए पकड़ा जाए, जैसे अडानी जी हैं या कोई भी है या माल्या साहब है, आज अगर वो भाग रहे हैं तो उनको पकड़ लो। जो उनके 10 साल पुराने केस हैं, मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की बात बता रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं, तो 20 साल पुराने केस हैं, अब वो ढूंढ के आप 4 साल पुराने केस, 2 साल पुराने केस, अभी आपको टाइम मिल रहा है, और फिर आप कहते हो कि ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो ये ज्यादती नहीं करने दी जाएगी चुनाव तक, ऐसा भी हमने आह्वान किया। जिस भी हमारे सम्मानित पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो आजकल है, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उनके घर या उनके ऑफिस या उनके लोग जो है, कार्यकर्ता जो है, उनके ऑफिस में कभी भी रेड होती है ऐसी, तो हम इसे द्वेषपूर्ण मानते हैं, हम इसे अपराध मानते हैं, क्योंकि इसकी भावना ये नहीं है कि अपराध पकड़ना है, इसकी भावना है अपराध करना है, पॉलिटिकल रिजल्ट्स मैनिपुलेट करने। इतने सारे लोगों ने ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो ये एक अपराध है, बहुत बड़ा, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अपराधों में से एक अपराध है कि लोगों को डरा के अपनी पार्टी में मिला लो। तो ये अपराध में शामिल ये जो एजेंसीज हैं, इसके खिलाफ भी हम कानूनी तौर पे और पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से ये रेड्स रोकने का काम भी हम करेंगे। ऐसा भी हमने कल वादा किया है देश की जनता से, हम वकीलों की टीम जाया करेंगे हर जगह। जी सर, आखिर में ये सवाल यही पूछूंगी कि अब क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और आप लोगों ने अभी आंदोलन शुरू किया है, तो अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? वो हमने ऐलान कर दिया है, 14 तारीख को हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए मार्च करेंगे, उसी जगह से जहां से हमने 5 तारीख को किया था, 4 बजे पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 इंडिया गेट से। हमारी टीम जो हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस की है, उसके 6 मेंबर्स और देश के दूसरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील, उसको लीड करेंगे। एक बार फिर हम सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ताकत देने के, देश की जनता आपके साथ खड़ी है, आप किसी से मत डरो, जो आपकी संवैधानिक ड्यूटी है, बिना डरे, बिना इन्फ्लुएंस में आए, बिना घबराए आप करो, आप फैसले करो। देश की जनता आपके चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य दीवार बनाएगी कि कोई आपको द्वेषपूर्ण भावना से, कोई सरकार का बड़े से बड़ा मंत्री आपको तंग ना कर सके, कोई प्रधानमंत्री तक आपको तंग ना कर सके, कोई एजेंसीज आपको तंग ना कर सके। इस बात की गारंटी देश की जनता उठाएगी। वो जो आह्वान 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने किया था, अब देश की जनता ने वो महसूस किया है, और उसको, उस पर अमल करने के लिए, उस आह्वान में हाँ कहने के लिए, उस आह्वान को पूरा करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ भी एक अभेद्य किला बनाना चाहते हैं, दीवार बनाना चाहते हैं कि कोई भी उनके तक दबाव नहीं पहुंचा सके, कोई भी दबाव उनको ना डाला जाए। ऐसा भी एक अभेद्य दीवार हम सुप्रीम कोर्ट और सारे जजेस के चारों तरफ बनाना चाहते हैं। ये भी एक हमारा एक मेन मुद्दा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सारी जानकारियां देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
तो आपने देखा कि किस तरह से ये महमूद प्राचा साहब थे और लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं और इनके साथ तमाम वकील हैं और तमाम जागरूक नागरिक हैं जो लगातार ईवीएम बैन करने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कई सारी। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।